न्यूज़पेपर अगर हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे तो लिखा हुआ है सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स टू इन इन्वायरमेंट केसेस। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आपके सॉफ्ट की है क्या, प्यूनिटिव डिटेंशन यानी प्यूनिटिव स्टेप्स सॉफ्ट की हैं, यानी दंडात्मक कार्रवाई जो होती थी पर्यावरण को आपके घाटा पहुंचाने के लिए जो भी दंड दिया जाता था उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सॉफ्ट एजेंडा अपनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी जेल में नहीं जाएगा अगर वो एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत खराब करता है। अगर बहुत ज्यादा खराब करता है, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जेल की जो है सजा सुनाई जाएगी या उसे अरेस्ट करके उसे दंड सुनाया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत खराब करता है तो उससे पैसे मात्र ले लिए जाएंगे और उसे जेल यानी उसे अरेस्ट करके जेल में, प्रिजन में नहीं रखा जाएगा, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे जो पैसे लिए जाएंगे उनका अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है, पैसे अधिक लिए जाएंगे। तो प्यूनिटिव वर्ड से एक वर्ड आपको यहां पे समझना है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन यानी दंडात्मक निरोध। एक होता है दंडात्मक निरोध, क्या होता है, दंडात्मक निरोध होता है। और एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। कैसा डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये दोनों के दोनों डिटेंशन, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहते हैं हम रक्षात्मक निरोध। ये दोनों के दोनों निरोध, ये दोनों के दोनों डिटेंशन आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, तो आपके संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, जब कोई आपने दंड कर दिया है, जब कोई आपने अपराध कर दिया है, दंड नहीं, क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है, अपराध करने के बाद आपको जब दंड मिलेगा उसके लिए आपकी होगी क्या, गिरफ्तारी। तो वो गिरफ्तारी कौन से डिटेंशन के थ्रू होती है, दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन अगर ये सस्पेक्ट है पुलिस को कि आप कोई ना कोई आप जो है अपराध करने वाले हैं, आप कोई ना कोई अपराध करने वाले हैं, तो इस अवस्था में क्या किया जाता है, रक्षात्मक निरोध किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोनों कौन से आर्टिकल के तहत काम किए जाते हैं, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के तहत ये दोनों काम किए जाते हैं। और 22 आर्टिकल को कहा जाता है गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। और इस आर्टिकल 22 में 3 चीजें दी हुई हैं साथ में। इन दोनों प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन का एक्सप्लेनेशन के बाद 3 चीजें और दी गई हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपके पास 3 अधिकार हैं। 24 घंटे, गिरफ्तारी के 24 घंटे के समय के अंदर आपको न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, न्यायाधीश के सामने ले जाया जाएगा। दूसरा आपके पास अधिकार है कि आप अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा आपको अधिकार है कि आप सहायता ले सकते हैं यानी हेल्प ले सकते हैं वकील की और अपने प्रियजनों को बता सकते हैं फोन से, या उन्हें आप कोई भी क्या दे सकते हैं, कोई भी सूचना प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आर्टिकल 22 के अंदर आता है। इसमें एक चीज और जानने वाली है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब भारत में आया। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए भारत में अधिनियम एक्ट कब बनाया गया, यानी इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका आएगा कब, 1986 में, 1986 में। इसी के साथ एक और चीज याद रखनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में आपका 1972 में आता है। इसे बोलते हैं हिंदी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह कब आता है आपका, 1972 में आता है।
अधिनियम। ये कब आता है? तो 1972 में आपका ये आता है। आई थिंक इससे इतनी बात समझ में आ गई होगी। इन्वायरमेंट पे किया गया कोई भी अपराध, पर्यावरण के ऊपर किया गया कोई भी अपराध, उसके लिए सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सॉफ्ट पोजीशन अपनाई है और कहा है यहां पे जो दंड दिया जाएगा वो अब कम कर दिया जा रहा है। कारावास का दंड न देकर सिर्फ और सिर्फ पैसा लिया जाएगा, लेकिन पैसे की लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। चलिए, आई थिंक 5 से 5 गुना पैसा बढ़ा दिया गया है, अगर ये आप पूरा जो है न्यूज यहां पे पढ़ेंगे। चलिए अगले न्यूज कटिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। कैसीनोज मोर इंपॉर्टेंट देन पीपल फॉर गवर्नमेंट सेज कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है विपक्षी दल है जो आपकी बीजेपी की हमेशा टांग खींचता रहता है और विपक्षी दल का यही काम होना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल जो है कभी कभी जो सरकार के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं उसकी जो है इन्हें शुभकामनाएं भी सरकार को देनी चाहिए और अच्छा भी कहना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये अच्छे लोकतंत्र के कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं। तो आपके जो राहुल गांधी जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, इन्होंने कहा है कि कैसीनोज आर मोर इंपॉर्टेंट। जो कैसीनो है वो सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किससे? जो जनता है उससे। तो इन्होंने यहां पे जीएसटी का हवाला देते हुए कहा है कि जीएसटी जो है आपकी, अगर डायमंड की बात करेंगे तो वो 1.5% है जीएसटी, वाइल हॉस्पिटल के कमरे की जीएसटी 5% है। तो ऐसा इन्होंने जो है तंज कसा है किस पे? सरकार पे। तो आ जाइए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे किसकी? जीएसटी की बात कर लेते हैं। अगर हम जीएसटी की यहां पे बात करते हैं तो ये एक कैसा टैक्स है? ये एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसे इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं। कंजम्पशन टैक्स, या अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी चीज मार्केट से खरीद रहे हैं तो उस पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। और ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अगर बात करेंगे जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। आपसे पूछा जाता है जीएसटी के संबंध में हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, उससे लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन यानी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उससे भारत में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। इतनी आपको जानकारी इसमें जरूर जाननी है। साथ में जीएसटी को कौन सी समिति ने सजेस्ट किया था भारत सरकार को? तो याद रखना विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर कमेटी जो है इसने सजेशन दिया था। कब दिया था? तो 2005 में इसने सजेशन दिया था। जीएसटी के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपको कुछ थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। जीएसटी में टैक्स की स्लैब्स हैं। टैक्स की स्लैब्स हैं। कितनी स्लैब्स हैं टैक्स की? तो टोटल 5 स्लैब्स हैं, यानी 5 स्तर से कर लिया जाता है जीएसटी में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी कितना लगता है? 0%। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी कितना लगता है? 5%। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी कितना लगता है? 12%। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी कितना लगता है? 18%। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी कितना लगता है? 28%। तो 5 अलग अलग तरह के स्तर हैं जीएसटी कलेक्शन के। ये स्तर याद रखना, 5 स्लैब्स हैं, 5 स्तर हैं, और ये 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जो है ये आपका जीएसटी लग जाता है। इसमें एक बात जाननी और जरूरी है, वो मैं बताता हूं आपको। एक बात और क्या आपको जाननी है? आपको ये जाननी है कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो आपकी बिजली जिसे आप कहते हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी आपकी बिजली जिसे कहते हो आप, साथ में आपकी पेट्रोलियम और साथ में आपके अल्कोहलिक पदार्थ। कौन से पदार्थ? अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स।
या अल्कोहलिक गुड्स जो हैं, जो आपके हैं, ये तीनों के तीनों जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। इन पे टैक्स कौन लगाती है? तो स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन पे क्या इंप्लीमेंट करती है? टैक्स इंप्लीमेंट करती है। और राहुल गांधी जी के द्वारा जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है आपका, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी ही रखनी होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं, डिस्कशन करते हैं अगली अपनी न्यूज़पेपर कटिंग का, जो कि अपनी 6 जुलाई का, ये आपका जो है आपका क्या है, 6 जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। तो 6 जुलाई की ही न्यूज़पेपर को देखते हैं। चाइना बैक्स पाकिस्तान इन अपोजिंग G20 मीटिंग्स इन कश्मीर। तो बहुत शानदार चीज है ये। हमें जो है 2023 में क्या करना है, भारत में जो है G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, और भारत ने एक बहुत बेहतरीन चाल चली है कि वो G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में ना करवा के हम कहां करेंगे, कश्मीर में करेंगे। और इस G20 के शिखर सम्मेलन में बहुत सारे देशों के क्या आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, बड़े बड़े आपके कौन आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे। तो वो देखेंगे कि कश्मीर में व्यवस्था अच्छी है या खराब है, क्योंकि दूर से देखने में सबको कश्मीर कैसा लगता है, आतंकवादियों से भरा हुआ और एक ऐसी जगह जहां पे रोज मारधाड़ होती है। लेकिन कश्मीर तो भारत का स्विट्जरलैंड है, बहुत शानदार आपका सिटी या हम कहें राज्य है। तो कश्मीर में ही ये आपकी भारत सरकार कोशिश कर रही है, कह रही है कि कश्मीर में ही जो है G20 की समिट कराएंगे और पूरे विश्व को दिखाएंगे कि कश्मीर कितना सुंदर है। जैसा आप सोचते हैं उसके बारे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका विरोध कौन करता है, तो पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है खूब। और उसका साथ कौन दे रहा है, तो चाइना वैक्स पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीछे कौन लग गया, चाइना। ये भी कह रहा है कि कश्मीर में ये जो है आपकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, शिखर सम्मेलन नहीं होना चाहिए। तो G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 में कितने सदस्य देश हैं, तो 19 देश हैं। साथ में एक आपका EU है, यानी यूरोपियन यूनियन, एक आपका इंस्टीट्यूशन भी साथ में है। G20 एक आपका ग्रुप है, ग्रुप 20 के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, ये फॉर्म कब हुआ, तो 26 सितंबर 1999 को आपका ये फॉर्म हुआ था, यानी ये संस्था बनाई गई थी। क्या भारत इसका मेंबर है, तो आपका उत्तर होगा यस, भारत इसका मेंबर है। क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है, क्या पाकिस्तान इसका सदस्य है, तो उत्तर होगा नहीं है। इतना याद रख लेना, बस इतना ही आपको याद रखना है। यहां पे आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर बात करें जो G20 है, इसकी 2020 में इसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया G20 का सदस्य देश है। उत्तर क्या होगा, है। 2021 में कहां हुआ था, तो याद रखना 2021 में आपका कहां हुआ था, 2021 में आपका शिखर सम्मेलन इसका इटली के अंदर हुआ था। कहां पे, इटली के अंदर। 2022 में कहां होगा, तो याद रखना अपने इंडिया में 2022 में होगा। कब होगा अपने इंडिया में, 2022 में होगा। 2023 गलती से निकला है मुंह से, 2022 में अपने यहां होगा। समझ गए बात को, इतनी बात क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसे यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, तो आपको सभी को पता होगा वो डेट तो 5 अगस्त 2019 को आपके जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी यूटी बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक कैपिटल है जम्मू, एक कैपिटल क्या है, जम्मू, एक कैपिटल क्या है आपकी, श्रीनगर है। इसी के साथ साथ में लद्दाख को भी क्या बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख को भी क्या बना दिया गया, एक आपकी यूटी बना दिया गया। और लद्दाख की अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल भी कितनी होंगी, 2 होंगी। एक लेह है और एक आपकी कैपिटल क्या है, कारगिल एक कैपिटल होगी। आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। बस आपको इतना ही यहां से याद रखना है, इतना ही आपको क्या करना है, यहां से आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं अगली पेपर कटिंग पे और देखते हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। चलिए देखिए,
CAF टू सेट लॉन्च सुपर लीग नेक्स्ट ईयर। तो जो CAF है, जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस है, जिसे आप एफकॉन्स बोलते हो, एफकॉन्स बोलते हो, ये आपका अगले साल होने वाला है, इस साल नहीं होगा। इस साल क्या हो गया है, यानी 2023 में होने वाला था, लेकिन 2023 में ना होके ये 2024 में होगा। ये एफकॉन्स की लीग है, ये हमेशा अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उन्हीं के अंदर फुटबॉल की लीग कराई जाती है, और इसका 2024 में जो इसको कराने वाला देश है वो कौन कराएगा, आइवरी कोस्ट कराएगा। आइवरी कोस्ट जो है आपका, ये क्या कराएगा, ये 2024 में होने वाले एफकॉन्स कप, जो आपका एक फुटबॉल का कप है, वो कराएगा आपका आइवरी कोस्ट 2024 में, जो 2023 में होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों बस ये टाल दिया गया है। समझ रहे हैं इतनी बात। एफकॉन्स कप के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो ये 1957 में पहला कब हुआ, 1957 में जो है स्टार्ट हुआ, लेकिन 1957 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1968 के बाद ये ऑड ईयर्स में होने लगा, यानी 2013 में हुआ, फिर 2015 में, 2-2 साल की गैप में होने लगा, ठीक है। लेकिन अब ऑड ईयर्स में नहीं, इस बार इवन ईयर 2024 में हो रहा है, इसलिए आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। और इसकी बात करें तो एफकॉन्स कप जो फुटबॉल का कप है, ये अफ्रीका में होता है, और इसका सबसे ज्यादा बार विजेता कौन रह चुका है, तो याद रखना इसका उत्तर होगा इजिप्ट। 7 बार इस एफकॉन्स कप को जीता है। साथ में इजिप्ट की कैपिटल क्या हो जाएगी, काहिरा या कायरो। क्या हो जाएगी, काहिरा या कायरो। काहिरा इसे हिंदी में बोलते हैं और कायरो अंग्रेजी में आपका लिखा जाता है। आगे बात करें तो सेनेगल जो है ये आपका पहली बार वाला विजेता है। सेनेगल फर्स्ट टाइम जो है जीता था, किसको, इस टाइटल को, एफकॉन्स के टाइटल को सेनेगल जीतने वाला पहला देश है। और सेनेगल की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो डकार मारो, सेनेगल में पहुंच जाओगे। डकार इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली पेपर कटिंग पे देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं कि आप नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्वीडन और फिनलैंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वीडन फिनलैंड ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है और जिसके तहत ये किसमें मिलने वाले हैं, नाटो में मिलने वाले हैं। नाटो की बहुत बुरी कहानी चल रही है भाई अभी। अगर कोई नाटो में मिलने के लिए कह देता है तो रशिया उस पर क्या कर देता है, धमाका बोल देता है। यूक्रेन ने बस बोला ही था कि नाटो में हम मिलना चाहते हैं, उसके ऑब्जर्वर रहना चाहते हैं और साथ में उसके कुछ समय के बाद सदस्य देश यानी मेंबर भी होना चाहते हैं। और यूक्रेन ने क्या किया, उस पर युद्ध कर दिया। इसका रीजन समझते हैं जरा। अगर 1945 के युद्ध को देखेंगे तो उसके बाद एक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध जो होता है वो दिमागों का युद्ध होता है, वो रियल में युद्ध नहीं होता है। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के साथ जो है किसी देश में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं घूमने, और आपके फ्रेंड के साथ कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ लड़ाई वगैरह ऐसी थोड़ी बहुत नोकाझाकी हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है, तो क्या हो जाता है, मन में तनामनी सी हो जाती है। दोनों के मन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें मन की लड़ाई चलती है, यानी उसे ही शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर किस किस के बीच में चला था, तो यूएसए यानी अमेरिका के बीच और यूएसएसआर यानी आपके आज के रूस यानी रशिया के बीच। रूस यानी रशिया आपका 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसमें से एक देश आपको रशिया देखने को मिला। तो इन दोनों के आपके क्या थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, मिलिट्री संस्थाएं थी। उनका नाम था, जो यूएसए की मिलिट्री संस्था थी उसका नाम था नाटो, और जो रूस की मिलिट्री संस्था थी उसका नाम था वॉरशॉ पैक्ट। आपको वॉरशो देखने को मिलती है, किसकी राजधानी, तो पोलैंड की राजधानी वॉरशो है, तो वॉरशो पैक्ट। लेकिन रूस का जब ये संयुक्त जो यूएसएसआर था इसका जब विघटन हो गया 1991 में और रशिया अलग निकल गया, तो वॉरशो पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं नाटो के बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं और देखते हैं नाटो को। तो नाटो की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं नॉर्थ
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने सदस्य देश हैं? याद रखना है 30 सदस्य देश हैं। इसमें से आपके 28 सदस्य देश यूरोप के महाद्वीप से आते हैं, साथ में 2 सदस्य देश हैं जो कि आपके नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप से आते हैं, नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। नॉर्थ अमेरिका से आने वाला एक तो यूएसए यानी अमेरिका है, साथ में आपका कौन आता है? तो कनाडा आता है। तो 2 ये आपके देश जो है नॉर्थ अमेरिका से नाटो के अंदर आ जाते हैं। तो नाटो की सदस्यता लेने के लिए स्वीडन और फिनलैंड आगे आए हैं। तो अब स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो की क्या लेंगे? सदस्यता लेंगे। साथ में आपका यूक्रेन जो है नाटो का एस्पायरिंग कंट्री है, यानी एस्पायर करता है कि हम भी नाटो के सदस्य बनेंगे, लेकिन उसको बुरी तरह तोड़फोड़ दिया है यूक्रेन को नाटो में एस्पायरिंग कंट्री बनने की ही वजह से। किसने? रूस ने। तो रूस को यह लगता है कि नाटो जो है अमेरिकी संगठन है, तो वो उससे, क्योंकि यूक्रेन और रूस का बॉर्डर मिलता हुआ है, तो इससे क्या होता है कि जो यूक्रेन है उसमें अगर नाटो आ जाएगा, यानी नाटो का भी वो भी सदस्य बन जाएगा, तो एक तरह से सुरक्षा के रूप में उसके लिए निगेटिव पॉइंट हो जाएगा रशिया के लिए। इसलिए ये आपका जो है बनता, इसलिए ये जो है रशिया और यूक्रेन का जो है युद्ध हुआ है। तो इतनी बात, आज यहीं पे हम अपने इस क्लास को एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपको एकदम जोरदार और शानदार आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे इस YouTube चैनल पे आप देखते रहिए करंट अफेयर्स की क्लास बाय प्रयाग मिश्रा सर। और आपको हमारे बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ऑल योर कोर्सेज आर अवेलेबल देयर ऑन, आपके जो प्राइस हैं वो एकदम मैनेजेबल प्राइस हैं, उस पर आपके अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस एकदम आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप किसी भी कोर्सेज की ऑफलाइन क्लास को एनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन। थैंक यू गाइस।